अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिजिक्स सोर्सेस। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा कंपोनेंट फॉर्म। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 4 वेक्टर ऑपरेशंस को डिफाइन किया था, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम उन 4 ऑपरेशंस को लेके हम उनके कंपोनेंट फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करेंगे कि हम उनको कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो लेट्स सपोज करते हैं कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है एक्स वाई जी, और ये हमारे अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग जी एक्सिस है। देन हमने क्या किया कि हम उसमें एक यूनिट वेक्टर ए को हम डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर ए आ गया, ठीक है। तो अब ए के अब कंपोनेंट्स हम ड्रा करते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आपको पता है कि जो हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है, हमारे पास ये इसका वाई कंपोनेंट होगा। ये हमारे पास इसका प्रोजेक्शन हमने ड्रा किया ना, तो ये हमारे पास इसका होगा वाई कंपोनेंट। देन हमारे पास इसका ये होगा एक्स कंपोनेंट। तो ये इसकी नी डायग्राम आप इधर देख लें कि हमने एक वेक्टर लिया ए, ठीक है। अब उसका अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास ये आ गया ए वाई, और अलोंग जी एक्सिस हमारे पास ये आ गया, और अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास इसका ये प्रोजेक्शन आ गया। अब हम इसको वेक्टर को कंपोनेंट्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे पास आ गया ये देखिए, ए वेक्टर को हमने लिखा है ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जी कैप। इसमें जो हमारे पास ए एक्स है, या हमारे पास ए वाई है और ए जी है, ये असल में कंपोनेंट्स हैं ए वेक्टर के, ठीक है। और हम ज्योमेट्रिकली क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ये असल में ये प्रोजेक्शन होती है ए की अलोंग 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से हैं? ए एक्स कैप, वाई कैप और जी कैप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो 4 ऑपरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े में, अब हम उनको का एक एग्जांपल लेते हैं और उनको हम कंपोनेंट्स फॉर्म में वो लिखते हैं कि हम उसको कंपोनेंट्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो रूल 1 था वो हमने पढ़ा था। ये हमारे पास जो वेक्टर ऑपरेशन 1 था वो था एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। तो हम क्या करेंगे कि 2 वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। हम उनको ऐड करते हैं कि उनके जो सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, वेक्टर्स के सिमिलर कंपोनेंट्स को। लाइक एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। हमने ए वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रा कर लिए, इधर हमने बी वेक्टर कंपोनेंट्स के लिख लिए। अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे? हम इनको, जैसे कि हमने इधर बात की कि सिमिलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कि इनको जो सेम कंपोनेंट्स हो गए। अब ये देखिए, इधर भी एक्स कैप है, इधर भी एक्स कैप है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स वाले को एक्स में ऐड करेंगे। सेम इसी तरह इधर हमारे पास ए वाई है, तो वाई वाले को वाई में ऐड करेंगे। ए जी है, तो जी वाले को जी में ऐड करेंगे। तो इस तरह जब हमने इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई, ए जी प्लस बी जी इंटू जी कैप एक्स कैप वाई कैप, ठीक है। अब हम ये था हमारे पास एडिशन का रूल। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेकंड रूल था कि हम किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो हम कहते हैं कि जब हम किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी वेक्टर कंपोनेंट्स, तो हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि हम हर ईच कंपोनेंट मल्टीप्लाई विद स्केलर, कि जो स्केलर होगा वो जो वेक्टर होगा उसके हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ए है, तो जो ए है वो ए एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए वाई के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि हमने ऊपर बात की थी कि जो हमने एक वेक्टर ड्रा किया था ए, ये जो हमने वेक्टर ड्रा किया है ये असल में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अलोंग जी एक्सिस के भी, अलोंग वाई एक्सिस के भी, अलोंग एक्स एक्सिस के। इसलिए हमने जो है वो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इधर बात हो रही है क्योंकि हमारे पास एक्स कैप, वाई कैप, जी कैप ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू है यूनिट वेक्टर के, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास 2 रूल आते हैं, क्या कि हम अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें सेम यूनिट वेक्टर की, एक्स डॉट एक्स कैप की, वाई डॉट वाई डॉट कैप की, और या जी डॉट जी कैप की, तो वो हमारे पास जो इसकी एक यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 के इक्वल आएगी जब सेम होंगे, और जब ये ऑपोजिट होंगे तब हमारे पास 0 आएगी, ठीक है। वो आगे हम इसको जाके प्रूव भी करेंगे। तो हम देखते हैं इधर कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो अभी हमने कहा कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि हम सेम कंपोनेंट को सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम इधर भी यही काम किया कि एक्स वाला एक्स के साथ यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वाई वाला वाई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, और जी वाला जी के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हम इसकी कैसे लेते हैं,
ठीक है। तो वो हम इसकी कैसे लेते हैं कि जब हम किसी भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम जो सेम कंपोनेंट्स उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ax ay az है, अगर हम सिमिलर इसी तरह का एक और ले लें, मतलब a डॉट a सिमिलर कंपोनेंट्स की ले लें, तो हम ax को ax के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, x कैप के साथ, ay को y वाले के साथ, az को y वाले के साथ। तो जो हमारे पास x इधर है तो दूसरे के साथ भी x डॉट आएगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी सेम। इसी तरह y डॉट y है वो भी 1 के इक्वल, z डॉट z तो 1 के इक्वल। तो फिर बाद की क्या आ जाएगा हमारे पास, उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर बढ़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा a स्केयर x a स्केयर y और a z स्केयर। तो इस तरह ये हमारे पास है। अब इसके अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास ये सिंपल इसका आंसर आ रहेगा। उसके बाद हमने देखा था कि रूल नंबर 4 हमारे पास क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट थी। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं या हम उसको कैसे लिखते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारे पास होती है उसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास है ये जो फर्स्ट रो होगी उसकी वो हम उसकी लिखेंगे यूनिट वेक्टर्स की। वो यूनिट वेक्टर एक्स वाई जी कैप भी हो सकता है या हमारे पास आई जे के भी हो सकता है, ठीक है। जो हमारे पास सेकेंड रो होगी वो ए कंपोनेंट्स की होगी। ए कंपोनेंट की कैसे, कि जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर होगा जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी रो हमारे पास होगी, ठीक है, ये वाली। देन हमारे पास जो थर्ड रो होगी वो सेकेंड वेक्टर की होगी, तो बी एक्स बी वाई बी सी। तो ये हम इसको इस तरह लिखते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है डिटर्मिनेंट को, कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम कैंसिल कर देते हैं, बाकी हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच गए। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और दरमियान में हम इनके माइनस लिखते हैं। जैसे देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ए वाई बी जी माइनस बी वाई ए जी, तो ये देखें हमारे पास आ गए ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई। तो ये हमने अलोंग एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। देन हम क्या करेंगे कि हम इसकी जब सेकेंड वाई कैप की हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट रो तो हमारे सब में जाएगी, लेकिन हम फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो 4 बच के एलिमेंट ये वाले हैं, ठीक है, पहला और फर्स्ट रो का एलिमेंट और थर्ड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट और थर्ड कॉलम के एलिमेंट, तो इनके आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे कि हम जब जी कैप की हम निकालेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हम कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट रो चले जाएगी, थर्ड कॉलम चला जाएगा और बाकी हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो उसमें हम उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उनकी कर देंगे। तो ये है हम डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम एलिमेंट्स होते हैं, एक्स क्रॉस एक्स है, वाई क्रॉस वाई है या जी क्रॉस जी है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा जी के इक्वल होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑपोजिट यूनिट वेक्टर होंगे तो उनका 0 के इक्वल ही होगा। ये डॉट प्रोडक्ट में था, ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तकरीबन एक दूसरे को उलट है कि उसमें सेम डॉट में सेम का 1 था और ऑपोजिट का 0 था, लेकिन इसमें ऑपोजिट की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। वैल्यू कैसी आ रही है, ये हमारे पास असल में साइक्लिक ऑर्डर की तरह आपने ये याद रखना है कि हमने इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है। साइक्लिक ऑर्डर में कैसे हमने लिखना है कि देखो अगर हम एक्स क्रॉस वाई की प्रोडक्ट ले रहे हैं या माइनस वाई क्रॉस एक्स, मतलब वाई बाद में आता है ना, अगर हम उसको पहले लिखें तो उसके साथ माइनस आएगा। माइनस क्यों आएंगे, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो कमोडेटिव नहीं होती, तो अगर हम उसको इस तरह इक्वल लिखते हैं तो इसके साथ हमें माइनस लगाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो वो होगा पीछे बच जाने वाले कंपोनेंट क्या है हमारे पास, जी, ठीक है। इसी तरह हम y क्रॉस जी करें या जी क्रॉस y करें तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, x, तो वो x के इक्वल होगा, ठीक है। ये देखें इधर अगर y क्रॉस जी है या माइनस जी क्रॉस y है तो हमारे पास x के इक्वल होगा। अगर हमारे पास x क्रॉस जी है या g क्रॉस x है तो वो हमारे पास माइनस जी क्रॉस x है,
तो माइनस एक्स क्रॉस जी है तो वो हमारे पास होगा वाई के इक्वल, मतलब लास्ट पे जो हमारे पास जो बच जाएगा वो वाई होगा। तो इसको हम इस तरह याद करते हैं कि जो इसमें सेम होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में वो जीरो होते हैं, और जो ऑपोजिट यूनिट वेक्टर होते हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। या आप इस तरह भी याद रखते हैं कि अगर एक्स क्रॉस वाई है तो थर्ड वाला हमारे पास क्या बचेगा, जी, तो वो जी के इक्वल होगा। अगर वाई क्रॉस जी है तो थर्ड वाला क्या है, एक्स के इक्वल होगा। अगर जी क्रॉस एक्स है तो थर्ड वाला यूनिट वेक्टर कौन सा होगा या कंपोनेंट कौन सा है, तो वाई, तो वो हम उसका लिख लेते हैं। तो अब हम एक डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास ये, वो कह रहा है कि लेट सी इज इक्वल है ए माइनस बी के। तो हमने इसका कैलकुलेट करना है डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ सी के, ठीक है। सी के साथ ही सी का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो वो कैसे लेंगे, सी डॉट सी, तो आपको पता है कि हम प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि से डॉट प्रोडक्ट में कि हर एलिमेंट के साथ उसने मल्टीप्लाई बनाता है, ईच कंपोनेंट के साथ उसने की मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो वो हम उसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ए को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए डॉट ए आ गया, फिर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस ए डॉट बी, फिर उसके बाद हमने बी को ए के साथ किया तो माइनस बी डॉट ए आ गया, फिर हमने माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, बी को बी डॉट के साथ मल्टीप्लाई किया। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो इसलिए ए डॉट बी या बी डॉट ए वो हमारे पास दोनों इक्वल होते हैं। तो मैंने उसको ए डॉट बी और माइनस ए डॉट बी को मैंने लिख के, तो वो मेरे पास आ गया माइनस टू ए डॉट बी। तो आपको पता है जब हम डॉट प्रोडक्ट डॉट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो कॉस थीटा आता है और ए बी के मैग्नीट्यूड आता है, तो वो हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास इसकी अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें सी वेक्टर की, तो ये हमारे पास आंसर आता है। तो ये जो एक फार्मूला बनता है, इस फार्मूला को हम लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमने जो हमारे पास क्यूब है उसके हमने फेस एंगल को कैलकुलेट करना है कि उन फेस के दरमियान कितना एंगल है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा किया और उसके अंदर हमने एक क्यूब ले लिया। अब आप देखें कि अगर अब हमने इसके क्यूब के फेस एंगल को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने दो यूनिट वेक्टर लिए उसके क्यूब के फेस के दरमियान में, एक हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी है। अब हम देखते हैं कि हम इन यूनिट वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में। तो देखें, जो हमारे पास सबसे पहले ए है वो किन दो एक्सिस के दरमियान है, एक्स और जी एक्सिस के दरमियान है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो उसका एक्स और जी का कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, जबकि वाई इधर इन्वॉल्व नहीं है तो वाई हमारे पास 0 होगा। सेम इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी एक्स और वाई के दरमियान हो तो हम उसकी एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, जबकि उसकी जो जी वाला कंपोनेंट है वो 0 होगा। इधर हमने जो सेकंड का वेक्टर लिया है वो हमने बी लिया है जो कि हमारे पास जी और वाई के दरमियान है। तो यहाँ क्या है कि हमारे पास y की वैल्यू 1 और g की वैल्यू 1 है, जबकि x कंपोनेंट इधर नहीं है तो वो हमारे पास 0 होगा। तो ये देखें, पहले a में क्या था, हमारे पास x कंपोनेंट था और y कंपोनेंट था, क्योंकि इन दो एक्सिस के दरमियान था तो हमारे पास इनकी वैल्यू 1 आ गई और जो हमारे पास y था वो 0 हो गया। सेम b में क्या था कि हमारे पास y और g के दरमियान हमने यूनिट वेक्टर लिया हुआ है, तो हमारे पास y और g की वैल्यू आएगी, जबकि हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी। अब इसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है, हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे 1.0, 0.1 या 1.1, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1। अब हम इसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है कि ए डॉट बी को हम किस तरह लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि अभी हमने इसकी जो सेकेंड वाली रूल था उसमें पढ़ा है। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं कि हम इसको इसका स्क्वायर लेते हैं, देन उसको ऐड करके उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये देखें, अगर हम इसका लेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जब ए को हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो वो 1 ही रहेगा, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह बी में भी क्या है, दो कंपोनेंट है 1 प्लस 1 वाई और जी के हैं और अंडर रूट उनका तो वो भी अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो अब हमने वो उसको इधर अंडर रूट 2 ए बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू को लिख लिया, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ए डॉट बी कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमें बताया कि हमने ए डॉट बी की वैल्यू निकाली थी 1, तो वो हम उसको इधर पुट कर देंगे। वो हम नीचे देखते हैं, ये देखें
कि हमने इधर a डॉट 1 वैल्यू पुट कर दी और 2 cos थीटा है, तो हमने असल में एंगल निकालना है। तो हम क्या करें, 2 जो हमारी दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, cos थीटा भी दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो जब cos थीटा दूसरी साइड पे चलेगा तो वो cos इनवर्स हो जाएगा। तो cos इनवर्स 1/2 हमारे पास होता है 60। तो ये था हमारा एक क्यूब के जो फेस है उनके दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। सबसे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि हमने इधर सिर्फ 2 वेक्टर लिए, 2 वेक्टर को ड्रा कैसे करते हैं या उनको कंपोनेंट्स फॉर्म में कैसे लेते हैं। तो क्या हम 3 कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं? तो यस ऑफ कोर्स हम 3 कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं, उनकी हम डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आती है। तो आपको पता है कि ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है कि 2 वेक्टर की आपस में क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उन 2 जो वेक्टर होंगे उनकी थर्ड के साथ या क्रॉस प्रोडक्ट होगी या डॉट प्रोडक्ट होगी। अगर तो क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो वो हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगी तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज इटसेल्फ अ वेक्टर। ठीक है, इट कैन बी डॉटेड और क्रॉस्ड विद द थर्ड वेक्टर टू फॉर्म अ ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी 2 टाइप्स जो हैं बताइए आपको। पहली हमारे पास STP है यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सेकेंड है VTP वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं 1 वेक्टर की विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 वेक्टर, तो वो हमारे पास क्या होगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी। अब हम इसको देख लेते हैं, हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं किस तरह है। तो इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये है कि हम इसको a डॉट एक वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो हम इसको, ये असल में जो हमारे पास होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम पैरेललोपाइप। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको पैरेललोपाइप को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना, जब 0 के इक्वल होगी तो हम कहेंगे जो वेक्टर्स है वो कोप्लेनर है। किस तरह, वो हम देख लेते हैं। तो इधर जो हमारे पास B क्रॉस C है, ये हमारे पास असल में जो है वो एरिया ऑफ द बेस है। ठीक है, और जो हमारे पास A डॉट है ना, तो A cos थीटा आएगा ना, तो वो हमारे पास होगा आल्टीट्यूड। वो हम इस डायग्राम से इलस्ट्रेट करते हैं। अब देखें, हमने कहा था कि एक प्रोडक्ट की एक कंपोनेंट्स की अदर 2 कंपोनेंट्स के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है वो जो हमारे पास होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब हम इनको कैसे लिख सकते हैं, A डॉट B क्रॉस C। अगर हम B के डॉट लें तो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट्स क्या बने, C क्रॉस A। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में जाएगा। देन अगर हम C के लें तो हमारे पास क्या आएगा, A क्रॉस B आएगा। सही है, तो अब इसको इस तरह हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास ना इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। जैसे A डॉट B क्रॉस C है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A क्रॉस B डॉट C लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है ना, ये देखो A डॉट B क्रॉस C है और ये C डॉट A क्रॉस B है, तो ये इंटरचेंजेबल हमारे पास होती है। अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे कि हम पीछे अभी ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। तो इसका हमारे पास फर्स्ट जो इसका वेक्टर होगा उसकी रो होगी, देन सेकंड वेक्टर की रो आएगी, देन थर्ड वेक्टर की रो होगी। ठीक है, तो ये हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आती है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है कि जब हमारे पास एक वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होती है विद अदर 2 वेक्टर के साथ जो कि ऑलरेडी इन क्रॉस प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C। तो ये हमारे पास आ गई वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, उसको जो वो सिंप्लीफाई करने का ना एक फार्मूला है। उस फार्मूले के हम कहते हैं बैक कैप। ठीक है, बैक कैप का क्या है कि आपने इस तरह इसको याद रखना है, जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास बैक कैप फार्मूला के थ्रू आएगी। वो क्या है कि हमने जो पहले वाला ना उसको वैसे बाहर में लिख लेना और जो सेकंड वाले 2 बदी उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना। माइनस अंदर आएगा, C वैसे आ जाएगा, इनटू आएगा A डॉट B। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं ये फंडामेंटल है वेक्टर कैलकुलस में, और इसकी जो हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशन हम इसकी होती हैं। फिजिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं बहुत जगह पे, इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज़ करते हैं।
ठीक है। और एक और हमने पीछे क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिसमें हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं होती। तो इसी तरह जो हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कभी भी A क्रॉस B क्रॉस C कभी भी इक्वल नहीं होगा, A क्रॉस मतलब इंटरचेंजेबल नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको सब क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।